हमारा टॉपिक नागरिकता अधिनियम 1955 है और ये नागरिकता चैप्टर का ही हिस्सा है। इसका पहला सीरीज आप पढ़ चुके हैं और लास्ट इसका ये सीरीज है और इसको अच्छे ढंग से समझना है। यदि आप इसे समझ गए तो नागरिकता से संबंधित हर सवाल का आप जवाब देंगे। हम जस्ट क्लास के बाद हमारा सवाल तैयार है, इसलिए आप लोग ध्यान से सुनेंगे। कहता है नागरिकता अधिनियम 1955 इतना महत्वपूर्ण है कि नागरिकता से संबंधित जो भी संशोधन होगा इसे अधिनियम में होगा। वर्ष बदलते जाएंगे, लेकिन मूल रूप से प्रश्न ये पूछेगा कि नागरिकता से संबंधित जो संशोधन है किस अधिनियम के तहत होता है, तो नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत। अभी जो CAA आया है तो किस अधिनियम में संशोधन कर 1955 में संशोधन कर इसलिए इसे जानना बहुत जरूरी है। अब सवाल है ये क्या है, तो आप जानते हो कि संविधान में जो हमारा 5 से 11 अनुच्छेद भाग 2 का संबंध नागरिकता से है और जब संविधान देश में लागू हुआ उस समय यह निर्णय किया गया कि भारत के लोग नागरिकता कैसे प्राप्त करेंगे और भारत के लोग नागरिक कैसे होगा, कौन होगा, इसका चर्चा आर्टिकल 5 से 11 के बीच में है। लेकिन बाद में नागरिकता से संबंधित रूल्स एंड रेगुलेशन का जो निर्माण की बात हुई तो सबसे पहले जो अधिनियम हमारा है नागरिकता अधिनियम 1955 और एक ऐसा अधिनियम है जिसके माध्यम से हम जान सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकता है और किसी भी व्यक्ति का नागरिकता को समाप्त कैसे किया जा सकता है। तो अर्जन और समाप्ति, नागरिकता अर्जित कैसे किया जा सकता, इसे त्याग कैसे किया जा सकता है, समाप्ति कैसे किया जा सकता है, इसको हम पढ़ेंगे। और इस संबंध में इस अधिनियम में हम 5 तरीके से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं और 3 तरीके से नागरिकता समाप्त कर सकते हैं। यह भी प्रश्न होगा आपको कि कितने तरीके से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, तो 5 तरीके से। पहला क्या है, जन्म से। दूसरा क्या है, वंश से। तीसरा क्या है, पंजीकरण से। चौथा क्या है, देशीयकरण से। 5वां क्या है, किसी राज्य क्षेत्र को मिलाने से या समावेशन से। तो इस तरह से 5 प्रक्रिया को हम पढ़ेंगे। चलते हैं। पहला प्रक्रिया हमारा है कि जन्म से व्यक्ति ऑलरेडी, यदि किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है तो व्यक्ति क्या है, वो जन्म से नागरिकता उसे प्रदान कर दिया जाएगा। वो जन्म से नागरिक है, याद रखना है। नागरिकता अधिनियम धारा 3 में स्पष्ट है कि 26 जनवरी 1950 के बाद यदि कोई व्यक्ति जन्म लिया हो और वो भारत का नागरिक कहलाएगा बशर्ते उसका माता पिता भारतीय हो। लेकिन यह ध्यान में रखना है कि वो ऑलरेडी जो जन्म लिया हो विदेशों में भी, याद रखना है 26 जनवरी 1950 के बाद यदि विदेशों में भी वो जन्म लिया है तो वो यदि उसका माता पिता भारतीय है तो वो भारतीय माना जाएगा। लेकिन ध्यान में रखना है कि वह व्यक्ति अवैध रूप से भारत में प्रवेश नहीं किया। तो इस आधार पर, जन्म के आधार पर व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाएगा। कंडीशन यही है कि उसका माता पिता क्या हो, भारतीय हो, याद रखना है। तो ये जन्म से ऑलरेडी कहा जाता है कि भारत सरकार के द्वारा नागरिकता प्रदान की जाती है और ये भारत नागरिकता अधिनियम 1955 के धारा 3 के तहत ऑलरेडी हमारा नंबर 1 तरीके के माध्यम से हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं और वो क्या है, जन्म से, याद रखना है। दूसरा है वंश से। वंश से यह है, इसमें धारा 4 कहता है कि 26 जनवरी 1950 के बाद और 1992 के पहले किसी भी व्यक्ति को नागरिक माना जा सकता है बशर्ते उसका ऑलरेडी पिता भारतीय हो।
उसका पिता क्या हो, भारतीय हो, तो वंश के आधार पर एक्स नामक व्यक्ति को नागरिक मान लिया जाएगा। याद रखना है, यदि उसका जन्म विदेश में भी क्यों नहीं हुआ हो। 92 में यह संशोधन किया गया कि ऑलरेडी जन्म के समय विदेश में हो, जन्म कहां हुआ हो, विदेश में, याद रखना है। और इसका माता या पिता, पहले क्या था गार्जियन के रूप में, पिता, सिर्फ पिता भारतीय, लेकिन 92 में क्या संशोधन किया गया, माता या पिता यदि इंडियन हो तो उस व्यक्ति को क्या माना जाएगा, इंडियन माना जाएगा। याद रखना है, तो इस प्रकार से उसे क्या माना जाएगा, भारतीय माना जाएगा। अब ये ध्यान रखना है कि 92 में ये संशोधन हुआ है। पहले क्या था, वंश के आधार पर सिर्फ पिता को ही माना जाता था, लेकिन 92 में क्या किया गया, माता या पिता, माता या पिता यदि भारतीय हो तो विदेशों में जन्मा बच्चा जो है वो भारतीय होगा। लेकिन इसके पहले क्या था, सिर्फ पिता, यानी पिता के आधार पर वंश का निर्धारण होता था। लेकिन 92 के बाद क्या हुआ, माता या पिता दोनों में से कोई एक। याद रखना है, ध्यान में रखना है। इस प्रकार से 2004 में क्या हुआ, 2004 में इसी में संशोधन हुआ। 92 में तो ये संशोधन हो कि मान लिया जाएगा कब, यदि माता या पिता कोई भारतीय हो। पहले तो सिर्फ पिता था, लेकिन यहां पर माता या पिता आ गया। 2004 में क्या किया गया कि विदेश में जन्मा व्यक्ति को भारतीय माना जाएगा। किस आधार पे, यदि उसका गार्जियन माता, यदि उसका गार्जियन फादर या मदर के रूप में हो। तो कहिएगा ये तो 92 ही था सर, लेकिन इसमें चेंज किया गया। चेंज यह किया गया, इसे बोला कि ऑलरेडी तुम्हें रजिस्ट्रेशन अब कराना होगा, संबंधित दूतावास में जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा और शपथ लेना होगा। शपथ यह लेना होगा कि हमारा कोई विदेशी नागरिकता नहीं है, तो आपको क्या माना जाएगा, भारतीय माना जाएगा। यानी एक्स नामक व्यक्ति जो है अमेरिका में जन्म लिया, तो वो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन के समय यह घोषणा करेगा, शपथ लेगा कि हमारा कोई विदेशी नागरिकता नहीं है, तभी उसे भारतीय नागरिक माना जाएगा। 2004 में हुआ है। तो 4 में क्या कंडीशन हो गया, रजिस्ट्रेशन कराइए और शपथ लीजिए कि हमारा कोई विदेश में नागरिकता, कोई विदेशी देशों का नागरिकता नहीं है, तो क्या माना जाएगा, भारतीय नागरिक माना जाएगा। तो ये परिवर्तन आपने समझ लिया। 55 में क्या था, सिर्फ पिता था। 92 में क्या हो गया, माता या पिता। 2004 में क्या हो गया, दोनों में से कोई एक, बट रजिस्ट्रेशन एंड शपथ के आधार पर ही आपको भारतीय नागरिक माना जाएगा, वंश के आधार पर। यह ध्यान में रखना है, समझ गए। नेक्स्ट हमारा है रजिस्ट्रेशन के आधार पर। कहता है कि एक्स नामक व्यक्ति न जन्म के आधार पर न वंश के आधार पर। तो सवाल है कि कोई व्यक्ति भारत में रह रहा हो बहुत दिन से, कोई व्यक्ति भारत में रह रहा हो, याद रखना है, और अवैध प्रवासी के रूप में वो न हो, और वो चाहता है कि भारतीय नागरिकता हम प्राप्त करें। अवैध प्रवासी मतलब क्या सर? अवैध प्रवासी का मतलब गलत ढंग से घुसा नहीं हो, बांग्लादेश के रास्ते से, पाकिस्तान के रास्ते से, नेपाल के रास्ते से, तो उसको अवैध माना जाएगा। समझ गए, यानी वायु सूचना के अंतर्गत भारत में वो रह रहा हो, या वो आ गया हो, या आना चाहता हो, ठीक है। तो उसके लिए क्या कंडीशन है, तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसके लिए क्या करना होगा, 7 वर्ष पहले भारत में रहेगा। हाँ, एक्स नामक व्यक्ति यदि सूचना के साथ रूस से भारत में आता है तो उसको 7 वर्ष रहना होगा। सुनिए सर, 7 वर्ष रहना होगा, याद रखना है। कितना वर्ष है, 7 वर्ष। और 7 वर्ष में 6 वर्ष आएगा जाएगा, रसिया इंडिया आएगा जाएगा, लेकिन अंतिम वर्ष 12 महीना हर हाल में भारत में रहना होगा। समझ जाइए, रहना होगा, याद रखना है। और उसके बाद रजिस्ट्रेशन के आधार पर उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है, मान्यता प्रदान किया जा सकता है। किसके तहत, पंजीकरण के तहत। ये क्या हो गया,
रजिस्ट्रेशन हो गया, याद रखना है। रजिस्ट्रेशन के तहत क्या है कि यदि कोई व्यक्ति अवैध प्रवासी नहीं है और भारत में 7 वर्ष रह लिया है और अंतिम वर्ष 12 महीना एकदम भारत में ही बिताया है, तो अप्लाई कर सकता है। किसके लिए? नागरिकता के लिए। किसके माध्यम से? किसके माध्यम से? तो जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अब अगला हमारा पॉइंट है सर, नीचे में क्या 2015 कि देशीयकरण से 2015 में ये चेंजिंग हुआ है कि इसमें 30 दिन का छूट दिया गया है। जो 12 महीना है ना लास्ट में, तो 12 महीना मतलब 365 दिन, तो इसमें 30 दिन और, यानी अब 11 महीना अंतिम रूप में रहना होगा भारत में, तभी आप रजिस्ट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है। दूसरा है देशीयकरण। देशीयकरण जिसको नेचुरलाइजेशन बोलते हैं, इसको प्रकृतिकरण कहा जाता है। इसके माध्यम से भी हम नागरिकता हासिल कर सकते हैं। किसके तहत? भारत सरकार नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत, धारा 6 के तहत। इसमें यदि भारत में लंबे समय से कोई निवास कर रहा है, रह रहा है, उसका मूड नहीं है भारतीय नागरिकता ले जा रहे, लेकिन वो लंबे समय से भारत में रह रहा है, उसे नागरिकता प्रदान किया जा सकता है। याद रखना है, नागरिकता उसे प्रदान किया जा सकता है, लेकिन वो भी अवैध प्रवासी नहीं हो। और साथ में क्या कि विदेशी नागरिकता का त्याग का उसे शपथ देना होगा। एक्स नामक व्यक्ति भारत में रह रहा है और यदि वो अवैध प्रवासी के रूप में नहीं है, तो भारत का नागरिकता उसे प्रदान किया जा सकता है, बशर्ते वो विदेशी नागरिकता त्याग का शपथ पत्र दे कि मैं नागरिकता प्राप्त करते ही उसे त्याग दूंगा। डबल सिटीजनशिप नहीं चलेगा, क्योंकि भारत में एक नागरिकता है। लेकिन इसमें क्या है? इसमें है, ऐसा ही नहीं है, इसमें है कि पिछले 12 महीने से भारत में कार्यरत हो, यानी पिछला जो लगातार 1 साल है, पिछला 1 साल 12 महीना यहां भारत में रहकर काम कर रहा हो। और इसके पहले 14 वर्ष पिछले 14 वर्ष पहले में 14 वर्ष हमारा पूर्व में, जिसमें 11 वर्ष भारत में रहा हो। 14 वर्ष में पूर्व जो हमारा है, जिसमें 3 वर्ष विदेश गया हो, लेकिन 11 वर्ष भारत में रहा हो। और लास्ट जो वर्ष होगा हमारा 12 महीना है ना, उसे हर हाल में लगातार रहना होगा। तो ये कंडीशन ऑलरेडी देशीयकरण के रूप में है, याद रखना है। साथ ये है कि हमारा संविधान का जो अनुसूची 8 है, उसमें जो 22 मान्यता प्राप्त भाषा है, उसमें से एक भाषा का उसे ज्ञान होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? एक भाषा का ज्ञान होना चाहिए। भारत में लंबे समय से रह रहा है, यदि एक भाषा का ज्ञान नहीं, इसका मतलब वो नाकाबिल है। तो एक भाषा का ज्ञान होना चाहिए। दूसरा, पिछले 14 वर्ष पूर्व का हिस्ट्री देखा जाएगा, जिसमें 11 वर्ष भारत में रहा है कि नहीं। और लास्ट जो ईयर होगा 12 महीना, वो लगातार भारत में रहना होगा उसे। इसी आधार पर देशीयकरण के माध्यम से, प्रकृतिकरण के माध्यम से, नेचुरलाइजेशन के माध्यम से उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है, प्रदान किया जा सकता है, बशर्ते वो अवैध प्रवासी न हो और सूचना के माध्यम से भारत में कुछ काम कर रहा हो। ठीक है, तो वो उसे नागरिकता प्रदान किया जा सकता है, भारत में सही ढंग से कुछ कार्य कर रहा हो तो उसे क्या किया जा सकता है? नागरिकता प्रदान किया जा सकता है। किसके माध्यम से? देशीयकरण के माध्यम से। याद रखना है, ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट है किसी राज्य क्षेत्र का समावेशन। आप जानते हो कि भारत में फ्रांस को समझौता के आधार पर मिलाया गया। फ्रांसीसी नागरिक था कि किसको? पुदुचेरी को, यस सर, है ना। पुदुचेरी को भारत में ऑलरेडी फ्रांस से लेकर मिलाया गया समझौता के माध्यम से। यस सर। दूसरा, सिक्किम को भारत में मिलाया गया। और आपने पढ़ा है 35वें संविधान संशोधन, क्या मां? 1974 और 36वें संविधान संशोधन, राज्य का दर्जा। याद रखना है। तो सिक्किम और पुदुचेरी जो है
वैसा भूभाग है जिसको हमने अर्जित किया, और जैसा ही अर्जन किया, भू अर्जन किया, तो अर्जन करते ही उस क्षेत्र का जो नागरिक है वो क्या हो जाएगा? भारतीय हो जाएगा। तो उस क्षेत्र को अर्जित करते ही उस क्षेत्र का कुल नागरिक को भारतीय नागरिकता प्रदान कर दिया जाएगा। तो इसको क्या बोला जाता है? राज्य क्षेत्र का समावेशन से किसी नए राज्य क्षेत्र को मिलने से वहां के लोगों को भारतीय नागरिकता स्वतः प्रदान हो जाता है। यह ध्यान में रखना है। चलिए, तो इस प्रकार से 5 तरीके से हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। किसके माध्यम से? नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, देशीयकरण से और राज्य क्षेत्र का मिलन से। तो इसी में से 5 में एक गलत दे देगा और पूछेगा आपको चुनने के लिए। भूभाग भारत में शामिल के नीचे क्या लिखे है ना? याद रखना है, पुदुचेरी एंड सिक्किम। समझ गए? चलो नेक्स्ट। अब सवाल है कि हम नागरिकता को त्याग कैसे कर सकते हैं? नागरिकता की समाप्ति कैसे होती है? भारत में कोई भी नागरिक अपनी नागरिकता को त्याग कैसे कर सकता है, या सरकार उसे कैसे समाप्त कर सकती है? तो इसका लिए 3 तरीका है। इसके लिए कितना तरीका है? 3 तरीका। तो पहला क्या है? परित्याग। परित्याग यह है कि हम भारतीय हैं और हम घोषणा कर दें कि हम भारत की नागरिकता छोड़ना चाहते हैं। बहुत सारे लोग घोषणा किया, लगभग 6 लाख लोग 1-2 साल में। ठीक है, तो ऑलरेडी मैं भारतीय नागरिकता छोड़ना चाहता हूं, और यदि यह पत्र को स्वीकार कर लिया जाता है तो हम भारतीय नागरिकता से मुक्त माने जाते हैं, हम भारत का नागरिक नहीं कहलाएंगे। लेकिन जो हमारा अवयस्क बच्चा है, जो 18 वर्ष से नीचे का है, जैसा ही हम नागरिकता समाप्त करेंगे उसका भी नागरिकता स्वतः समाप्त माना जाएगा। लेकिन जैसे ही 18 वर्ष होगा, बालिग होगा, उसके 1 वर्ष बाद वो अपील कर सकता है कि मैं भारत में ही रहना चाहता हूं, मुझे भारतीय नागरिकता चाहिए। तो सरकार उसे तुरंत प्रदान कर देगी। क्यों? क्योंकि जब उसका त्याग हुआ था तब वो अवयस्क था और उससे संबंधित निर्णय उसका फादर लिया था। लेकिन आज वो वयस्क हो गया है, निर्णय लेने में वो सक्षम है, इसलिए क्या सही है क्या गलत है, ऑलरेडी 1 वर्ष के बाद वो अपील करेगा और इस आधार पर सरकार उसे पुनः नागरिकता प्रदान कर सकती है। समझ गए सर? क्वेश्चन उठेगा कि नहीं कि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता त्याग करता है तो उसका अवयस्क बालक के ऊपर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा? नागरिकता बना रहेगा, समाप्त हो जाएगा, दोनों इनमें से कोई नहीं, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, फिर उसमें एक ऑप्शन दे देगा, बालिग होने की समाप्ति के बाद, बालिग होने के बाद पुनः 1 वर्ष बाद वापसी हो सकता है ना? तो इस तरह का कंडीशन को आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन में ऑप्शन में इस तरह का है तो एकदम कड़कड़ा देंगे आप। चलो नेक्स्ट, दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका हमने बताया था आपको आर्टिकल 9 में, और वही है कि यदि कोई व्यक्ति, है ना, यदि कोई व्यक्ति किसी देश का नागरिकता स्वीकार करता है, जैसे हम अमेरिका की नागरिकता को स्वीकार करते हैं, तो हमारा स्वतः भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है, क्योंकि एक साथ डबल सिटीजनशिप हमारे यहां अलाउ नहीं है। यह ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ऑलरेडी हमारा नागरिकता समाप्त, हम विदेशी नागरिकता को प्राप्त करने के साथ ही अपना नागरिकता को समाप्त कर देते हैं। तो ये 2 तरीका हो गया। तीसरा ये है कि बचना, वंचित करना, तुम्हें नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। अब ये दोनों तो आप अपने किए हैं। तीसरा देखिए, आप देखिए सरकार एक्शन ले रही है। एक्शन ये ले रही है कि जो आपने पंजीकरण करवाया था, जो आपने रजिस्ट्रेशन के माध्यम से नागरिकता लिया था और उसे फैक्ट गलत दे दिया, फर्जी दे दिया, प्रमाण पत्र गलत दे दिया, डॉक्यूमेंट्स गलत दे दिया, इस आधार पर आपकी नागरिकता को ऑलरेडी समाप्त माना जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। तो सर कुछ
कार्रवाई भी होगा सर क्या? हाँ कानूनी कार्रवाई भी होगा। नहीं, इसका सबसे बड़ा कार्रवाई यही, कानूनी कार्रवाई वो देश करेगी जहां से वो आया है। ठीक है, याद रखना है। दूसरा, देशीयकरण के माध्यम से। देशीयकरण में क्या था? व्यक्ति रह रहा था भारत में, काहे रह रहा था 14 साल जी? कुछ बात है तब तो हो सकता कोई मर्डर करके यहां चलाया हो, ऑलरेडी यहां रह रहा था और यहां पर रहने के बाद क्या क्या उसको नागरिकता मिल गया। अब नागरिकता मिल गया तो भारतीय संविधान को मानवे नहीं करता, बोलता नहीं ये संविधान नहीं चलेगा। तो यदि संविधान के प्रति अनास्था व्यक्त करता है और नागरिकता के 5 साल के अंदर यदि किसी दूसरे देश के द्वारा उसे सजा दे दिया जाता है 2 वर्ष का, तो उसकी नागरिकता समाप्त मानी जाएगी। क्योंकि केस तो बहुत दिन के बाद खुलता है, हो सकता है अपराध करके भारत में चलाया हो और जैसे ही नागरिकता लिया 5 साल के अंदर, ठीक 2 साल के बाद उसको 2 साल का किसी मामले में सजा हो जाता है उस देश में, तो उसकी नागरिकता रहेगी भारत का कि बोलो समाप्त होगी? समाप्त हो जाएगी। याद रखना है, यह ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा यदि ये सारा व्यक्ति किसी युद्ध में दुश्मनों को सहयोग कर रहा है, आया है भारत में रहने के लिए, नागरिकता भी ले लिया है, लेकिन दुश्मन को सहयोग, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा पाकिस्तान को कि हमारा सेना देखो, भारतीय सेना इधर जा रहा है, इसके पास यह अस्त्र है, इतना गाड़ी के साथ जा रहा है, इसको उड़ा दो। तो उड़ा दो मतलब समझो तू उड़ गया, तेरा नागरिकता गया, क्योंकि तुम दुश्मन देश को सहयोग कर रहा है। याद रखना है, ठीक है। इस आधार पर सरकार आपसे नागरिकता छीन लेगी, सरकार आपसे नागरिकता छीन लेगी, याद रखना है। तो 3 आधार पर नागरिकता की समाप्ति होती है और 5 आधार पर हम नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावे ऑलरेडी नागरिकता से संबंधित आप पढ़ते हैं तो ओसीआई कार्ड आप पढ़ते कि ओसीआई कार्ड क्या है और पीआईओ क्या है, याद रखना है। तो समझ जाइए, ओसीआई का मतलब होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ये ओसीआई कार्ड किसको मिलेगा? ये कौन है? तो ये भारतीय मूल का विदेशी नागरिक है, यानी कि हमारा भारत में जन्मा है लेकिन विदेशों में जाके नागरिकता प्रदान कर लिया है ना, नागरिकता प्राप्त कर लिया है, लेकिन वहां जाने के बाद अपने घर को भी याद आ रहा है उसको, लेकिन यहां तो त्याग कर दिया, डबल सिटीजनशिप हो नहीं सकता, इंडिया का समाप्त हो गया। तो उसके लिए भारत सरकार एक रास्ता निकाला, ये अर्ध नागरिक है। ये कैसा नागरिक है? आधा नागरिक है। तो आधा नागरिक कैसे है? ये तो एक्स नामक व्यक्ति जो इंडियन था, अमेरिका में गया और अमेरिकी नागरिकता प्राप्त कर लेता है और भारतीय नागरिकता उससे समाप्त हो जाती है, लेकिन भारत का याद आता है, कहता मैं यहीं रहूंगा, यहीं पढ़ूंगा और यहीं पर बिजनेस करूंगा, लेकिन अमेरिकी नागरिकता नहीं छोड़ूंगा। तो उसके लिए सरकार बीच का रास्ता निकाली। उसके लिए ऑलरेडी क्या निकाली कि वीजा कार्ड की आवश्यकता आपको नहीं होगा, क्योंकि विदेशी तो वीजा तो लगभग नहीं करेगा, लेकिन ओसीआई कार्ड देने का मतलब है कि बार बार आपको वीजा कार्ड की जरूरत कब तक? अंतिम समय तक, यानी कभी आपको वीजा कार्ड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किस कार्ड में लेने के बाद? यदि कोई विदेशी व्यक्ति भारत में आए तो वीजा की आवश्यकता होगी कि नहीं? अरे होगी जी, लेकिन ओसीआई कार्ड धारी को वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसके अलावे भारत में इसको सभी तरह का अधिकार मिलेगा, लेकिन चुनाव में भाग लेने का अधिकार नहीं है। चुनाव वोट नहीं लड़ सकता है, वोट नहीं दे सकता है, संवैधानिक पदों को प्राप्त नहीं कर सकता है, बिजनेस कर सकता है, कॉमर्शियल जमीन खरीद सकता है, घरेलू जमीन खरीद सकता है, लेकिन एग्रीकल्चर लैंड वो नहीं खरीदेगा, खेती का जमीन वो नहीं खरीद सकता है। सबको, किसानों को बंदिया मजदूर नहीं बनाएगा पैसा के बल पर, समझ जाइएगा, क्योंकि मूल रूप से भारत का नागरिक वो रहा नहीं। तो याद रखना है, ये ओसीआई को लेकर जबरदस्त आकर्षण है और लगभग 20 लाख लोगों को यह कार्ड जारी कर दिया गया है।
अक्षय कुमार कैसे डरा यहाँ पे? याद रखना है जस्ट, तो याद रखना है, ये ध्यान में रखना है, ये ओसीआई है, ठीक है। पीआईओ क्या है? तब पीआईओ यही था, लेकिन 2015 में इसे कोलैप्स कर दिया। क्यों? क्योंकि इसमें खामियां थी। खामियां ये थी कि ये तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इसका मतलब है ऑलरेडी ये भारतीय मूल का ही विदेशी नागरिक था, लेकिन इसकी वैलिडिटी 15 वर्ष था। कितना वर्ष? 15 वर्ष याद रखना है। कितना वर्ष है? 15 वर्ष याद रखेंगे। और ऑलरेडी ध्यान में रखना है, इसे भी पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन 180 दिन के बाद ठीक इसको पुलिस में रजिस्ट्रेशन कराना होता था, पुलिस को इन्फॉर्म करना होता था। यहां पर कोई इंफॉर्मेशन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ठीक इसका 180 दिन बाद इसको इंफॉर्मेशन करना होता था जब आता था इंडिया। तो ठीक है, याद रखना है। इस तरह का जो सुविधा है अफगानिस्तान, ईरान, बांग्लादेश, नेपाल और ऑलरेडी भूटान, इन सारे देशों में सुविधा उपलब्ध नहीं है, याद रखना है। इसमें जो खामियां था उसी आधार पर इसे 2015 में खत्म कर दिया और लोगों को इसमें कन्वर्ट कर दिया गया, क्योंकि ये 15 साल के नहीं बल्कि 100 साल के लिए है, मरते दम तक। अब इसमें क्या है? इसमें है कि ये नामक व्यक्ति जो है सीधे अमेरिका में गया, जाकर नागरिकता लिया, उसको लगा नहीं अपने देश को नहीं छोड़ना है, तो ठीक है तू यहां का नागरिक रह, लेकिन यहां पर अपना बिजनेस करो खूब, पैसा बनाओ खूब और टैक्स दो सरकार को, ये पैसा यहां ले जाओ और गर्दा डेवलपमेंट करो, यहां पर भी विकास करो और ये विकास को, पैसे को यहां लाओ। इसीलिए अभी रिमिटांस, विदेशी प्रेषण जो अबर हुआ है $100 अरब का, यानी भारतीय लोग जो विदेश में रहते हैं और अपने लोग को जो पैसा भेजते हैं, उसमें भारत में नंबर 1 देश कौन? भारत। पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 देश कौन? भारत। याद रखना है, $100 अरब विदेशों से पैसा आया है। इसके पहले लगभग $84 अरब था, यानी नंबर 1 विदेशी प्रेषण में नंबर 1 देश कौन? भारत। दैट इज द फॉरेन रेमिटेंस टू इंडिया। ओके, यह ध्यान में रखना है। 3 सारी चीजों को आपने जान लिया है और सारी चीजों को आपने पढ़ लिया है। आर्टिकल 5 से 11 पढ़ा है और अधिनियम 1955 पढ़ा, और इसके बाद 2019 में ऑलरेडी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, CAA, है ना। तो ऑलरेडी इसके तहत क्या हुआ है कि सरकार 3 देशों में, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, इन 3 देशों में जो अल्पसंख्यक हैं, सिर्फ इस्लाम को छोड़कर, क्योंकि इस्लाम बहुल देश है, वहां पर इस्लाम लोग को जरूर दिक्कत है नहीं, लेकिन जो अल्पसंख्यक है धार्मिक आधार पर उन्हें कष्ट होता है, तो उन लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए जो टर्म एंड कंडीशन है उसमें विशेष छूट दी गई है। और इसके लिए हम CAA, NRC, CAB पर एक स्पेशल क्लास लेंगे, क्योंकि काफी लंबा चौड़ा है। उसका क्या पॉजिटिव इफेक्ट है, उसका क्या नेगेटिव इफेक्ट है और वो क्यों प्रासंगिक है, इन सारी चीजों को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। दैट्स ऑल। जय हिंद फॉर टुडे। बट इसके पहले हम कुछ सवाल लेते हैं जो हमारा नागरिकता से है। आइए, पहला सवाल है कि बताइए नागरिकता का संबंध किस भाग से है? भाग 2। नागरिकता का संबंध किस अनुच्छेद से है? 5 से है। बताइए नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत कितने तरह से, कितने तरीके से, कितने प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? कितने तरीके से नागरिकता का त्याग किया जा सकता है? कंफर्म? बताइए किस आर्टिकल में ये चर्चा है कि यदि कोई भारतीय विदेशी नागरिकता प्राप्त करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त मानी जाएगी? आर्टिकल 9। समझ गया? तो इस प्रकार से हमें लगता है कि आप लोग अच्छे ढंग से
समझ गए हैं और हमें लग रहा है कि यह काफी प्रासंगिक है ना? That's all. जय हिंद, लेट इट बी नाउ, गदा।